7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। विष्णु शंकर जैन, गौरव आर्य, नीरज अत्री, आनंद रंगनाथन, भाऊ तोरसेकर, सुशांत सिन्हा और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज जुड़ रहे हैं हमारे साथ बाबा रामदास जी, सीधे बरेली से आ रहे हैं। बिल्कुल। और आज मैं आपको बताऊं कि आज हमने वो झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, ये गाना सवेरे से 3 बार सुन चुका हूँ, क्योंकि मैं उसमें ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसा क्या है बरेली में जो वहाँ झुमका गिर जाता है। अब आप बरेली से आ रहे हैं और बरेली की मैं अभी देख रहा था पॉपुलेशन फिगर बरेली शहर के। बरेली शहर में साहब 2011 में 39% मुसलमान थे। 39% मतलब अब तो और बढ़ गए होंगे, 40 हो गए होंगे कम से कम। तो 60-40 का जहाँ रेशो होता है वहाँ तो साहब मुल्ला बहुत मजबूत होता है। और आप वहाँ पर रह के आए हैं 3 दिन, तो मुझे जरा बताइए सीधे ग्राउंड लेवल से कि क्या चल रहा है। सर, बरेली में सिर्फ झुमका ही नहीं होता, बरेली का बांस भी बड़ा प्रसिद्ध है। उल्टे बांस बरेली को। और कभी कभी बांस जो है वो बरेली से पहले बाहर जाता था, कभी कभी उल्टा बांस बरेली में आ भी जाता है। तो मैं सबको यही बता रहा हूँ कि भैया बरेली में सिर्फ झुमका नहीं गिरता, बरेली में कभी कभी बांस भी गिरता है। और सर, बरेली का जो बांस उद्योग है ना, बरेली के इर्द गिर्द जो बांस, जो तराई बेल्ट है ना सर, बरेली के इर्द गिर्द वहां पे बांस बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है और उससे फर्नीचर बहुत अच्छा बनता है। ये जो केन का फर्नीचर आज पूरे असम केन का जो यूज होता है ना, पहले बरेली के लोकल केन का बनता था। अभी भी बरेली में फर्नीचर का बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। खैर सर, बात यह है कि ये जो टूल किट थी ना, जिसने ये आई लव मोहम्मद प्लान किया था, इनको बहुत जल्दी ये समझ में आ गया कि ये बूमरैंग कर गया है और इसका इमीडिएट नुकसान हो रहा था बिहार में। क्योंकि सर, पोलराइजेशन का एक बड़ा सिंपल सा, बड़ा सीधा साधा नियम है कि एवरी पोलराइजेशन हैज गॉट एन इक्वल एंड अपोजिट काउंटर पोलराइजेशन। तो सर, अगर 20% मुसलमान पोलराइज होगा तो उसकी प्रतिक्रिया में अगर 80% हिंदू पोलराइज होता है तो वो पोलराइजेशन 4 गुना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि वो 80% हिंदू पोलराइज हो सकता है। सर, ये जो खतरा है ना, इसको टूल किटियों ने, ये राहुल गांधी के गैंग ने तुरंत भांप लिया कि यार ये तो गलती हो गई। और नहीं, तो शुरू किसने किया? ये दिमाग की उपज किसकी थी? सर, ये है तो राहुल गांधी की उपज। अच्छा, मौलाना तौकीर रजा को बहुत अच्छी तरह पता था कि बाबा के राज में पंगा लेने पे क्या होता है। भाई, मौलाना कोई बच्चा तो है नहीं सर। अच्छा, मौलाना और कुछ नहीं सर, ही इज अ प्लेन सिंपल बिजनेसमैन जो अपने इस नेटवर्क के बल पे बिजनेस करता है। और मैंने तो बरेली में बैठ के ये पाया कि ही इज नॉट अ सिंपल बिजनेसमैन, ही इज अ लैंड माफिया। और सर, ये इस्लाम में जितना भी मस्जिद, मजार, मदरसा,
का जो नेटवर्क है ये असल में भूमि पर कब्जा करने का एक हथियार है। आप उत्तराखंड का याद कर लीजिए, 5,000 से ज्यादा गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज धामी सरकार ने बुलडोजर चला के अवैध मदरसे मजार तोड़ के खाली कराए हैं। हाँ, और मजार बनती ही इसलिए है क्योंकि अवैध जो सरकारी जो जमीन है उस पे अवैध कब्जा करके पहले एक मजार बना दो। और अच्छा सर, सिर्फ मजार बनाने से कुछ नहीं होता। आप कोई भी मस्जिद, मजार और मदरसा देख लीजिए, उसमें आपको 10, 20, 30 दुकान बनी मिलेंगी। मैं एक चैलेंज करता हूं, हिंदुस्तान का कोई मस्जिद, मजार, मदरसा देख लीजिए आप, वहां 4 दीवारी पर आपको 10, 20, 30, 40, 50, 100 जैसा जितना इंक्रोच कर पाए। तो सर ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है कि सरकारी जमीन पे कब्जा करो और धीरे धीरे वहां पे एक मार्केट बना दो और उस मार्केट से फिर पगड़ी लो और किराया वसूलो। सर ये तौकीर रजा, इसका बहुत बड़ा लैंड माफिया है बरेली में और इसका पूरा गिरोह है। इसके गिरोह में बड़े बड़े बिल्डर्स हैं। और सर आपको तो मालूम है, लैंड ग्रैबिंग का धंधा प्रशासन की मदद के बिना तो चल नहीं सकता। सर आफ्टर ऑल रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जब तक मिली भगत नहीं होगी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट जब तक उनको सपोर्ट नहीं करेगा, तब तक आप कैसे सरकारी जमीन पे या क्या नाम नजुल की जमीन पे या वन विभाग की जमीन पे या किसी गरीब गुरबा की जमीन पे जबरदस्ती कब्जा कर लोगे, सड़क की जमीन पे कब्जा कर लोगे। तो सर ये जितने लैंड, जितने भी ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, ये सब इसके फैसिलिटेटर्स थे। अब हुआ क्या सर कि ये राहुल गांधी ने इनको चढ़ाया कि तुम आई लव मोहम्मद का नाम लेके उतर जाओ, तुम्हारी देखा देखी हम पूरे हिंदुस्तान में उतार देंगे। वो जो नेपाल वाला जो कीड़ा है ना सर, वो मरा नहीं है अभी तक। एक सवाल पूछूंगा यहाँ पे जी कि ये जो इसकी पार्टी है, इसने छोटी सी पार्टी भी बना रखी है मौलाना तौकीर ने जी। और इस पिछले चुनाव में इस पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन भी था, आपको ध्यान हो? जी और प्रियंका गांधी के साथ इसकी फोटो भी है कई सारी। प्रियंका गांधी उस समय इलेक्शन की इंचार्ज जी। थी यहाँ की। तो कांग्रेस से संबंध तो पुराना है। नहीं सर, उतनी सी बात नहीं है। राहुल सॉरी लालू और मुलायम, इन दोनों की एक पॉलिसी रही है कि किसी भी मुस्लिम पार्टी को और किसी भी मुस्लिम नेता को, किसी मुस्लिम मौलाना को जरूरत से ज्यादा नहीं बड़े होने देना है और कोई मुस्लिम पार्टी प्रदेश में खड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई मुस्लिम पार्टी, मुस्लिम लीडर खड़ा हो गया तो वो अल्टीमेटली हमारे ही वोट बैंक को तोड़ेगा। इसलिए सर मौलाना तौकीर रजा को मुलायम सिंह यादव की पार्टी ने जिंदा तो रखा, पर उतना ही रखा कि ये हमको वोट दिलाता रहे और बदले में हम इसको जो 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 जैसे इसको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था मुलायम सिंह की, अखिलेश की सरकार में, और ये वहां पे अपना कारोबार करता रहता था। तो सर जब ये राहुल गांधी ने ये टूल किट के रूप में, पहले जब इनकी टूल किट बाकी सारी फेल हो गई, जेएनजी भी फेल हो गई, किसान आंदोलन पहले ही फेल हो गया था, तो उन्होंने कहा कि भाई वक्फ के नाम पे तो तुम उतरे नहीं। सोनम वांगचुक भी फेल हो गया। सोनम वांगचुक फेल हो गया। वक्फ के नाम पर भी तुम नहीं उतरे बाजार में, सड़क पे तुम 370 पे नहीं उतरे। वक्फ का तो ये था ना, हम डिस्कस भी कर चुके हैं, क्योंकि वक्फ जो था वो बड़े मौलानाओं के कब्जे में था, तो जो आम जो मुसलमान था वो भी तंग था वक्फ से, तो इसलिए उसके उतरने का कोई प्रश्न नहीं था। तो सर अब इन्होंने कहा कि आई लव मोहम्मद का जो टूल किट है ना, शायद ये काम कर जाए और इससे आम मुसलमान मोहम्मद के नाम पे उद्वेलित होके सड़क पर उतर आए। तो उस चक्कर में सर मौलाना ने ये कर दिया, पर कहीं से भी हालांकि थोड़ा बहुत हुआ है,
कल यहाँ जालंधर की मैं कल रात की बात बता रहा हूँ आपको, जालंधर में जब उतरा हूँ तो वहां पे हमारे यहाँ भीमसी चौक में धरना लगा हुआ था कि ये 10-20 लोग आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेके कलेक्टर साहब को वो ज्ञापन देने गए थे। तो वहां से कोई हिंदू लड़का जा रहा था, उसने जब ये आई लव मोहम्मद, नाराय तकबीर, अल्लाह अकबर और इसके नारे लगा रहे थे, तो उसने भी साथ में खड़े होकर नारा लगा दिया, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो उसकी स्कूटी की चाबी वाबी छीन ली और उसके साथ धक्का मुक्की की, तो वो सारी वीडियोस आ गई। तो क्या हुआ कि वो लड़का जो है वो यहाँ पे क्या है कि वाल्मीकि जो समाज है ना सर, वो बहुत एग्रेसिव है और इनको और खालिस्तानियों दोनों के साथ बराबर सामने जो है वो मोर्चा लेता है। तो वो सब इकट्ठे हो गए, उन्होंने आज बोल दिया है कि आज शाम तक अगर वो पूरी पार्टी अरेस्ट नहीं हुई तो फिर हमारा तुम देख लेना। तो सर ये कोशिश तो इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में थोड़ी बहुत की, पर सर खुद मुसलमानों से भी इनको आई लव मोहम्मद वाली टूल किट पे समर्थन नहीं मिला। दूसरे नेताओं को एक बात समझ में आ गई कि भैया ये बुमरैंग इस मायने में कर रहा है कि इससे पूरा का पूरा हिंदू पोलराइज हो रहा है। आई लव मोहम्मद के नाम पे अगर तुम जरा सा भी बवाल करोगे तो हिंदू तुरंत पोलराइज हो जाएगा, स्पेशली यूपी और बिहार में। ये पोलराइजेशन आपको यूपी और बिहार में, अच्छा बिहार में सर इमीडिएट 1 महीने बाद चुनाव है, तो बिहार में ये इनको समझ में आ गया कि इसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर हिंदू पोलराइज हो गया तो इस मुद्दे पे। क्योंकि बिहार में तो ये मान के चलते हैं ना कि हिंदू जो है वो जाति के नाम पे डिवाइडेड रहेगा और जाति के नाम पे वोट पड़ेगा। पर अगर कहीं आई लव मोहम्मद वाला मुद्दा गरमा दिया, अगर ये मुद्दा गर्म हो गया तो फिर हिंदू जाति छोड़ के फिर धर्म के नाम पे पोलराइज हो जाएगा और फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए बाकी सबने तुरंत सब स्टेप बैक कर लिया, बोला ना तो कि रजा अकेला पड़ गया इस, और सबने जो मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बात बता रहा हूं कि द कांग्रेस पीपल वर नॉट हैप्पी एनीवेयर, अंदर 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 उनको जी कि ये राहुल गांधी ने गलती कर दी है, इससे आप हिंदुओं को इकट्ठा होने का मौका दे रहे हो। अच्छा सर एक चीज और बताऊं आपको, ये बात मुस्लिम वर्ल्ड में पिछले 25 साल से चल रही है और जो बाहर के जो उलेमा है वो ये हिंदुस्तान की मुस्लिम लीडरशिप को एक बात कहते हैं कि यार तुमने एक जरा से ढांचे के चक्कर में जो हिंदू समाज सैकड़ों सालों से कभी यूनाइट नहीं हुआ, वो तुमने इस बाबरी मस्जिद के ढांचे के चक्कर में इनको राम मंदिर का ये मूवमेंट चलाने का मौका देके तुमने हिंदुस्तान में हिंदुओं को यूनाइट कर दिया। अगर तुम ये मुद्दा न चलाते और ये वैसे ही दे देते अगर मस्जिद, तो ये हिंदू समाज जो आज संगठित दिखाई देता है और हिंदू पॉलिटिकल फोर्सेस जो इतनी स्ट्रांग दिखाई देती है, ये दिखाई नहीं देती। अच्छा एक चीज और देखिए आप सर, राम मंदिर कब का बन के उद्घाटन होके अब तो सेकंड फेज भी कंप्लीट होके एकदम फुल फ्लेज्ड तैयार हो चुका है और बाबरी मस्जिद की आज तक एक ईंट नहीं रखी गई। तो वो तो उसपे तो मैं कई बार कर चुका हूँ, वो तो रखी भी नहीं जाएगी, उसके कई कारण हैं। हाँ तो सर वो जो मुस्लिम लीडरशिप है एक जो थोड़ी सी दूरदर्शी है, वो ये कहती है कि अगर तुम इसको यहाँ अयोध्या में बनाओगे तो हिंदुओं को हमेशा ये याद दिलाते रहोगे और ये मुसलमानों का कोई भला करे चाहे ना करे हिंदुओं को हमेशा यूनाइटेड रखेगी। इसलिए भैया यहाँ वाकई अस्पताल बना दो, म्यूजियम बना दो, मस्जिद बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ तो आज देखिए इन्होंने 400 करोड़ का प्लान बनाया था 5 साल पहले और 400 करोड़ के प्लान में अभी तक इनको टोटल 80 लाख रुपए आज तक इनके इकट्ठा हुए हैं। अच्छा, और जिसके पास इसका कब्जा है, जिसको कब्जा दिया गया, उसका नाम है सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश। और सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड भी सरकार के कब्जे में ही रहता है। और तीसरी बात, जगह ऐसी दी है कि वहाँ पे आपको बड़ा ढांचा बनाने का स्कोप ही नहीं है। जो धन्नीपुर नाम की जगह है, आप अयोध्या से चलेंगे लखनऊ की तरफ तो सुहावल से पहले एक मोड़ आता है लेफ्ट में,
जी। और उस लेफ्ट में आप जाओगे कोई 5-7 किलोमीटर अंदर, तब धन्नीपुर गांव आता है पहले, फिर धन्नीपुर गांव निकल के उसके बाद फिर ये एक पुराना मैदान सा है जिसमें पहले से एक मस्जिद बनी हुई है, और उसके आसपास सरकारी जमीन है, वो इनको अलॉट किया गया है 5 एकड़। वो भी बड़े तरीके से अलॉट किया गया है। मतलब इस पे आपको योगी जी की तारीफ करनी पड़ेगी। आप योगी जी को क्रेडिट देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो आदेश था वो ये था कि साहब की जो सरकारी आदेश, मतलब जो कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का, वो कहता है कि साहब की अयोध्या में प्रोमिनेंट जगह पे इनको 5 एकड़ जमीन दी जाए। जिस समय ये निर्णय आया उस समय अयोध्या नाम का कोई जिला नहीं था, अयोध्या नाम के केवल एक म्यूनिसपैलिटी थी, जी। फैजाबाद के बगल में। उसके बाद फिर अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बन गई और अयोध्या जिला भी डिक्लेयर हो गया, और अयोध्या फैजाबाद का नाम जो है अयोध्या कैंट भी हो गया। वो सारी चीज़ें उसके बाद हुई, और ये फटाफट करके, और अयोध्या जिले के अंदर 24 किलोमीटर दूर स्ट्रेट लाइन, मतलब एज द क्रो फ्लाइज 24 किलोमीटर दूर ये स्थान दे दिया गया, जो कि 16 कोसी परिक्रमा से बाहर, 16 कोसी परिक्रमा से बाहर। पहले भी यही डिमांड यही थी कि भाई 16 कोसी से बाहर बना लो अपना जो कुछ भी तुमको बनाना हो। अब वहां कोई नहीं जाना चाहता, इन लोगों में से कोई भी जो है उस पर कीन नहीं है, कोई उसके ऊपर वो नहीं है, क्योंकि ये उसको अपनी डिफीट मानते हैं। और इसीलिए आप देखते होंगे कि कई बार मौलाना जो है उछलते रहते हैं कि हम तो जब हमारा राज होगा तो हम इसी राम जन्मभूमि मंदिर को, इसको राम मंदिर को तोड़ के दोबारा यहाँ पर बाबरी मस्जिद जी। तामीर करेंगे। जी। अच्छा, तो सर बात यह है कि एक तो ये हो गया कि जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट था उसको अपनी गलती का एहसास हो गया कि ये हम जो ये काम कर रहे हैं इससे हिंदू पोलराइज हो जाएगा। और सर ये जो बाबरी मस्जिद को दोबारा न बनाने का भी जो कारण है उसके पीछे यही है कि वो हिंदू पोलराइजेशन का ही कारण बनेगी आगे चल के। अच्छा, अब आ जाइए जरा बरेली में वापस। ये जो जितना भी अभी तक डिमोलिशन, एक तो फर्जी वीडियो चल रही थी। एक वीडियो थी जिसमें वो पूरी की पूरी मार्केट टूटी हुई दिखाई, वो यहाँ के नहीं है, वो पाकिस्तान की वीडियो है, शायद फैसलाबाद की या ऐसे कोई पेशावर की कहीं की है। वो इंडिया वो बरेली की वीडियो नहीं है। बरेली में अब तक सिर्फ एक डिमोलिशन हुआ था जो 4 दिन पहले हुआ था। वो नाले की जमीन को पाट के इनके एक गुर्गे ने चार्जिंग पॉइंट बना रखा था, ये ई रिक्शा का। उसमें वो बिजली की चोरी करके ई रिक्शा चार्ज करते थे और बड़ा मोटा बिजनेस था वो उनका। मतलब एक एक दिन में एक टाइम में 100 तक रिक्शा चार्ज करते थे और सब बिजली चोरी का था। उस पर बिजली विभाग ने पूरा छापा मार के वो सब वो किया और 1 करोड़ 20 लाख रुपए का तो इनको नोटिस दिया है बिजली चोरी का। और उस जो ईवी चार्जिंग पॉइंट था उस पर इन्होंने चार दीवारी बना रखी थी, वो तोड़ के उसको जो है वापस अपने पोजीशन में लिया क्योंकि वो सरकारी जमीन पे कब्जा था। इसके अलावा जो बड़ी प्रॉपर्टीज जो सील की गई हैं वो उसमें है। इसका एक तौकीर रजा का एक दोस्त है, आरिफ बिल्डर है वो, उसके साथ इसकी पार्टनरशिप है। एक होटल है स्काईलार्क और उसके बगल में 3 बड़े बैंक्वेट हॉल्स हैं, बड़े वाले। और उससे बारातगढ़। करीब 100 जी, और उसके करीब 100-200 मीटर दूर एक और होटल है, छोटा है वो। ये सारी प्रॉपर्टीज सील कर दी गई हैं और इनके नोटिस पहले से इशूड है। इनको लोग बता रहे थे कि 6 महीना पहले से नोटिस इशू करके रखे थे, सील अब हुई है। अच्छा, इनका एक और गुर्गा था जो वो कह रहा था हाथ काट देंगे या ऐसा कुछ कर देंगे, ऐसा उसने बयान दिया था। उसका नाम है नफीस। उन नफीस मियां का एक और बारात घर था, बैंक्वेट हॉल, वो कल डिमोलिश किया है। उस पे कल बुलडोजर चला है। परंतु जो वो भी छोटा था, वो सस्ता वाला था। सर जो बड़ी प्रॉपर्टीज है ना वो तो अभी सब अंडर स्कैनर है। और इसके अलावा जो पहलवान की दरगाह है, 76 दुकानें वहां हैं। एक और दरगाह है, 40 दुकानें वहां हैं। सर ये जो पहलवान की दरगाह है ये बरेली के सिविल लाइंस के, इट इज द हार्ट ऑफ द सिटी।
तो एक तो दरगाह ही सड़क पे 15, मैंने वो उसकी वीडियो भी बनाई है, सड़क पे 15 फुट एनक्रोच करके, तो मेन रोड पे 15 फुट एनक्रोच करके दरगाह है, और 15 फुट पीछे से फिर दुकानें हैं। वो जो दुकानों वाले दरगाह तीनों कौन, तो जो बड़ी दरगाह है आला हजरत वाली? नहीं नहीं सर, ये पहलवान की दरगाह कहलाती है, जो सिविल लाइंस में है। अच्छा। ये सिविल लाइंस में है, और सिविल लाइंस मतलब वेरी पॉश एरिया, द कॉस्टलीस्ट एरिया। तो सर वहां पे 76 दुकानें हैं, वो सारी नगर निगम के कब्जा करके बनाई गई है। उनको सरकार ने सील कर दिया और उनको नोटिस दे दिया कि अपना सामान हटा लीजिए, ये हम डिमोलिश करके ये अपने उसमें लेंगे। अब देखना ये है कि वो जो 15 फुट दरगाह का एनक्रोचमेंट है रोड पे, उसका क्या करती है सरकार। मैं गया था तो दरगाह खुली हुई थी, दरगाह में लोग, वैसे तो सन्नाटा था, पर दुकानें सब सील थी। मैंने वो सील बंद दुकानों की वीडियोस भी बनाई है। इसके अलावा एक और दरगाह मैंने बताई, उसमें 40 दुकानें हैं। इसके अलावा सर कहते हैं कम से कम 1000 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं बरेली में। अच्छा सर, इनका एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जो मगरमच्छ होता है ना सर, ये, इससे हिंदू इतना परेशान नहीं है बरेली में जितने मुसलमान परेशान। इनका सारा एनक्रोचमेंट मुस्लिम एरियाज में है ज्यादातर। इन्होंने मुसलमान के गरीब गुरबा की जमीन दबा। आजम खान ने रामपुर में क्या किया? सर आजम खान से सबसे ज्यादा त्रस्त रामपुर के मुसलमान हैं। आप अतीक अहमद का देख लीजिए, अतीक अहमद की 90% एनक्रोचमेंट, और उसके द्वारा अत्याचार किए गए पीड़ित लोगों में 90% मुसलमान हैं। हिंदूज तो बहुत कम इफेक्ट होते हैं। तो सर ये एक चीज बताऊं, इसीलिए मुस्लिम एरियाज में भी इनका समर्थन नहीं है। मुझे बरेली में एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो तौकीर रजा का समर्थन करता हुआ मिल गया। मुसलमान भी नहीं मिला ऐसा कोई? मुसलमान भी नहीं मिला। सर उन्होंने एक बात कही कि साहब ठीक है, जो गलत करके बनाया है वो तो, मैंने कहा वो बुलडोजर आ रहा है बाबा का, बोला ठीक है, जिसने कब्जा करके बनाई होगी वो टूटेगी। एक लड़का तो यहां तक बोला कि आप एक भी बता दो कि एक भी शरीफ आदमी का चबूतरा तोड़ा हुआ आज तक योगी जी ने। मैंने कहा एकदम सही कह रहे हो तुम। कहते हैं गुंडे बदमाशों की तो प्रॉपर्टी टूटी है, एक भी शरीफ आदमी की प्रॉपर्टी टूटी हो तो आप बता दीजिए। वो लड़का मुझे समझाने लग गया। अच्छा। किसी गरीब आदमियों को फर्क नहीं पड़ता, और गरीब आदमी इनके साथ नहीं है। तो मैंने बोला आपने वो आई लव मोहम्मद का स्टिकर लगाया? बोला किसी ने भी नहीं लगाया, कोई भी नहीं लगा रहा। कहता हम मोहम्मद के नाम पे पॉलिटिक्स क्यों करें? तो सर पूरा, अच्छा मैं आपको बताऊं, मैंने तो वीडियो बनाई है पूरे घूम के, पूरे बरेली में एक जगह भी मुझे छोटी सी चिप्पी भी नहीं मिली, स्टिकर भी नहीं मिला आला मोहम्मद का। जो मुख्य दरगाह थी उस पे हाथ से बने हुए 3 चार्ट पेपर थे। अच्छा उसमें एक कंट्रोवर्सी और हो गई सर, टूल किट तो बन के आई विदेश से, और टूल किट बनाने वाले नॉन मुस्लिम्स थे। उन्होंने डिजाइन कर दिया आई लव मोहम्मद, सब कुछ कर दिया, पर वो ये बात भूल गए कि भाई मोहम्मद के नाम के साथ PBUH भी लिखना होता है। जहां पर भी मोहम्मद साहब का नाम आएगा वहां पे वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लिखना होता है। ये लिखे बिना इन्होंने पोस्टर बैनर छाप दिए। तब यहाँ पर भी आके छप गए, स्टिकर छप गए लाखों की संख्या में। फिर बाद में किसी समझदार आदमी ने बोला कि भैया इसमें वो PBUH तो है ही नहीं, ये कैसे लगा लोगे, ये तो तो फिर इन्होंने कुछ नए पोस्टर बैनर छपवाए। अच्छा ये भी आंख के अंधे, अरे भाई टूल किट बाहर से आई थी, प्रिंटिंग तो सब लोकल ही हुई थी। तो सर इन्होंने छाप दिया, लगा दिए। जब लगा दिए तो लोगों को गलती समझ में आई, तो फिर उन्होंने खुद उखाड़ी, उसके बाद पुलिस ने उखड़वाई। आज की तारीख में सर मैंने तो कहीं देखा नहीं आई लव मोहम्मद का स्टिकर, पोस्टर, बैनर। तो सर ये टूल किट हो गई राहुल गांधी की। मैं यही कह रहा हूं, राहुल गांधी की एक और टूल किट फ्लॉप हो गई। अब नई टूल किट लेके आएंगे राहुल गांधी। तो क्या लाएंगे अब जेन जी के नाम पे? इनके पास ले दे के यही लोग हैं, क्योंकि बाकी सबसे तो इन्होंने दुश्मनी पाल रखी है।
समझदार लोग अब कोई साथ में है नहीं, संगठनकर्ता कोई ऐसे है नहीं जो इस तरह का संगठन खड़ा कर सके नीचे से। तो उनको तो यही लगता है कि रेडीमेड ये जो है, ये मुसलमान रेडीमेड तैयार है, इसी को भड़काओ, और उसको जैसे ही भड़काओगे तो सामने सब इकट्ठे हो जाएंगे, सब जाति और बिरादरी और क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन, एंटी रिजर्वेशन, सब एक साथ हो जाते हैं फिर। नहीं सर, इनको जो सबसे बड़ा जो मुस्लिम, जैसे ममता बनर्जी कभी भी नहीं चाहेगी कि मुसलमान राहुल गांधी के पीछे लग के कोई सी टोल गेट का हिस्सा बन जाए। अखिलेश यादव नहीं चाहेंगे, तेजस्वी यादव नहीं चाहेंगे। तो ठीक है सर, जहां दो एक स्टेट्स हैं इनके पास जहां ये मुसलमानों का वोट बैंक कंट्रोल करते हैं, वहां पे ये कोशिश कर सकते हैं, पर ये बुरी तरह फेल हो चुके हैं। दिस हैज फ्लॉप्ड। अब ये सर मेरा तो ये मानना है कि अब ये आरक्षण के नाम पे, रिजर्वेशन के नाम पे कोई ना कोई दोबारा गलतफहमी, जैसे ये पहले संविधान लेके कॉपी लेके घूम रहे थे ना, और जब इन्होंने कहा कि 400 सीट आ जाएगी भाजपा की तो संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। सर ये इसी प्रकार का कोई नया झूठ देश के सामने परोसेंगे, अदरवाइज इनके पास अब कोई मुद्दा या कोई टूल किट नहीं बची। अच्छा, इनका वो जो नेपाल, देश को नेपाल बनाने वाला जो सपना था ना सर, वो तो चकनाचूर हो चुका है, वो बुरी तरह फेल हो चुके हैं इसमें। जी। तो अब इसका क्या भविष्य है? तौकीर रजा बेचारा अंदर बंद है, उसकी कोई जमानत अमानत की भी कोशिश की बात अभी तक मैंने नहीं सुनी। सर तौकीर रजा के बारे में यूपी में एक बात चल रही थी कि तौकीर रजा को आजम खान बना देंगे बाबा। अच्छा, एक बात और, तौकीर रजा की बात कर रहे हैं कि अभी तक ये चर्चा हो रही थी कि कई बार मैंने लोगों से बात की कि भाई तौकीर रजा इतनी उल्टी पुल्टी बातें कहता रहता है, यहाँ तक कि उसने मोदी जी को दीन की दावत भी दे दी थी, उनसे कहा था इस्लाम कबूल कर लो, ये सब बातें करता रहता है, लेकिन उसको जो है वो टच नहीं किया जाता। तो लोग ये कहते थे मुझसे कि भाई उसको दिल्ली का संरक्षण प्राप्त है, इस बात में भी कोई दम था क्या? सर दिल्ली का संरक्षण प्राप्त नहीं है, पर दिल्ली वालों की एक बड़ी खासियत है, मैंने देखी है। मतलब मोदी जी के घर में अगर कोई बिल्ली घुस आए तो मोदी जी उस बिल्ली को मारेंगे नहीं या भगाएंगे नहीं, वो कहेंगे यार इस बिल्ली से चूहे पकड़वा लो। सर मोदी जी कांटे से कांटा निकालने का काम करते हैं। और सर एक बात बताऊं मैं आपको, तौकीर रजा जैसे लोग हिंदू पोलराइजेशन के लिए जमीन तैयार करते हैं। इसलिए तौकीर रजा जैसे लोगों का इस्तेमाल बखूबी करना जानते हैं हमारी लीडरशिप, कि तौकीर रजा जैसे लोग ही हमें वो मसाला प्रोवाइड करेंगे जिससे आगे हम अपनी रेसिपी तैयार करेंगे। तो सर तौकीर रजा अगर बयान दे के हिंदुओं को संगठित करता रहता है तो फिर बुराई भी क्या है इसमें, बोलता रहे। पर सर देखिए, मैंने एक सवाल पूछा कि तौकीर रजा का इतना बड़ा नेटवर्क था, वो पैसे बना रहा था, लाखों करोड़ों रुपए की उसकी आमदनी है, इतना बड़ा लैंड माफिया है। योगी जी शुरू से लैंड माफिया के खिलाफ अभियान चलाते आए हैं, बकायदा गजट में नोटिफिकेशन निकली, पूरे जिले के हर जिले के लैंड माफिया को चिन्हित किया गया। इसके बावजूद आज तक तौकीर रजा पे कुछ नहीं हुआ। सर योगी जी था कि भैया स्टेटस को मेंटेन करो, कोई बात नहीं, जैसा कर रहे हो करते रहो, पर मुझे लॉ एंड ऑर्डर पे गड़बड़ नहीं चाहिए। प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर तुम्हारी वजह से खराब नहीं होना चाहिए, बाकी जो खा कमा रहे हो खा कमा। सर एक बात बताइए, इतने दिन तक मुख्तार और अतीक भी तो थे ही ना, कायम ही थे। सर वो अगर वो एडवोकेट की हत्या अगर नहीं की होती इस तरीके से, तो आज भी
अतीक, अतीक का भाई और अतीक के बेटे जिंदा होते। सर इन सरकारों का भी यह है कि भैया प्रदेश में सुख शांति बनी रहे, विकास के रास्ते पे प्रदेश आगे बढ़ रहा है, बढ़ता रहे, पर आई डोंट वांट एनी प्रॉब्लम इन लॉ एंड ऑर्डर। जब तक तुम लॉ एंड ऑर्डर पे हाथ नहीं डालोगे, हम तुम्हारे पे हाथ नहीं डालेंगे, अपना जियो खाओ। और सर एक बात बताइए ना, मुसलमान भी इस बात को जानता है कि बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास तो किया ही है। आज तक ऐसी कोई योजना नहीं थी जिसमें मुसलमानों ने हमसे ज्यादा बढ़ के हिस्सेदारी न ली हो। हमसे ज्यादा दुनिया की हर योजना में सबसे बड़े बेनिफिशियरी, सबसे बड़े लाभार्थी मुसलमान है इस देश के। वो हमसे ज्यादा सरकारी अस्पताल में मुफ्त की दवाइयां लेते हैं, हमसे ज्यादा उन्होंने मुद्रा लोन लिए हैं, हमसे ज्यादा उन्होंने शौचालय लिए हैं, हमसे ज्यादा उन्होंने आवास, प्रधानमंत्री आवास लिए हैं, और मोदी योगी ने दिए हैं। ये भी एक सच्चाई है। और सर एक बात बताऊं, मुसलमान जानता खूब है, वो सिर्फ वोट नहीं देता, वो ठीक है, देखा मत दो वोट, चुनाव हम लड़ लेंगे, तुम्हारे बिना भी जीत लेंगे, पर सुख शांति बना के रखो, लॉ एंड ऑर्डर पे गड़बड़ नहीं चाहिए। सब बरेली का मुसलमान यही कह रहा था कि अच्छा एक बात बताऊं, दे वर प्लानिंग टू अट्रैक्ट सम 40,000 पीपल ऑन द रोड। सर सच्चाई है कि सिर्फ 1,000 आदमी था, इन्होंने 40,000 की प्लानिंग की थी। इन्होंने पता नहीं कितनी 4,000 मस्जिदों से, हर मस्जिद से 100 आदमी बुलाने की प्लानिंग कर रखी थी। मौके पे सिर्फ 1,000 आदमी था। इसलिए बरेली का मुसलमान भी तौकीर रजा के कहने पर सड़क पे नहीं उतरा। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है, और इसको तौकीर रजा और सारी मुस्लिम लीडरशिप और राहुल गांधी जैसे पॉलिटिकल लीडर्स को समझ लेना चाहिए कि उनका जो ये सड़क पे देश फूंक के नेपाल वाली क्रांति करने का जो सपना है, वो कभी पूरा नहीं होगा। उनको पॉलिटिकली ही आपको मोदी को हराना होगा। जी। और क्योंकि आप बरेली में रह के आए हैं और पश्चिमी यूपी पे तो आपका अधिकार है ही, इस समय योगी जी का जो आंकड़ा है वो कैसा चल रहा है? सर आज की तारीख में अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव हो जाए ना, तो बीजेपी 300 प्लस सीट लेके आएगी। इट कैन बी एनीवेयर समवेयर नियर 325। आजम खान ने पूरा मन बना लिया है कि वो सपा छोड़ेंगे। अब सपा छोड़ के वो कहां जाते हैं, सिर्फ इसमें अभी तक संशय है कि वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, बसपा ज्वाइन करेंगे। बट आजम खान में लीव एसपी, ये 100% श्योर। इसमें सर ये तौकीर रजा वाला जो तड़का लग गया ना, अगर मुसलमानों ने एक साथ शिफ्ट कर लिया तो अखिलेश यादव कहेंगे नहीं। अच्छा आपने एक चीज देखी, इस पूरे प्रकरण में, तौकीर रजा प्रकरण पे या आई लव मोहम्मद पे अखिलेश का कोई बयान नहीं आया। कल परसों इनके कुछ नेता बरेली आने की उन्होंने कोशिश की तो प्रशासन ने उनको आने नहीं दिया। इसके अलावा अखिलेश का क्या है आप बताइए? आजम खान तो पहले कह चुके हैं कि भैया मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, मेरे को तो लेने कोई जेल के दरवाजे पे आया नहीं, मेरी गली में तो पानी भर जाता है, मैं तो मुझ गरीब आदमी के घर में कोई बड़ा नेता क्यों आएगा। उन्होंने अपनी नाराजगी सपा से पूरी तरह तय कर दी है, स्पष्ट कर दी है। तो सर मुसलमान
जो है यूपी में वो बड़ा डाइसी हुआ पड़ा है उसका वोट। मुस्लिम लीडरशिप ने इकट्ठा होकर अगर कोई निर्णय ले लिया, और मैं तो सर ये मानता हूं कि आजम खान को एक डील के तहत ही जेल से छोड़ा गया होगा, कोई न कोई अंडरस्टैंडिंग जरूर बनी होगी और उनसे कुछ खास सलाह मशविरा करके ही उनको छोड़ा गया कि जाओ और ये काम करो। क्योंकि जानते तो आजम खान भी है कि अगले 10 साल तक यूपी से बीजेपी और बाबा कहीं नहीं जा रहे। तो अभी 10 साल तक बाबा जो है वो दिल्ली नहीं आ रहे, 10 साल तक वो लखनऊ में ही है, अगले 10 साल तक। और सर यूपी इज डूइंग वेरी वेल इकोनॉमिकली। अभी जो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट की जो लिस्ट आई है उसमें यूपी ने टॉप किया है। इसके अलावा हाँ, जो पहले स्थान पे। हाँ जी, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो बिग टिकट डेवलपमेंट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं वो, उसके बाद जो इंडस्ट्री आ रही है जितनी तेजी से, सर वो सब मिला के बाबा इज डूइंग वेरी वेल एंड पीपल आर हैप्पी। अच्छा एक बात बताऊं सर आपको, वोट देना एक अलग बात होती है, पर मैंने देखा कि आम मुसलमान जिसको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, जो अपने नून तेल लकड़ी में उलझा हुआ है, ही इज हैप्पी विद योगी। उसको योगी से कोई शिकायत नहीं, वोट नहीं देगा वो ठीक है, पर उसको योगी से कोई नाराजगी नहीं है, कोई शिकायत नहीं। और सर क्या पता कुंदर की रिपीट हो जाए, यू नेवर नो। सर मूड का ही तो है, आखिर कुंदर की में भी तो 1,40,000 की लीड से बीजेपी का जीत जाना, पूरी कुंदरकी ने वोट दिया होगा सर, तब इतनी बड़ी लीड आई होगी। लेकिन वो तो टेम्परेरी है ना, आपने भी कहा था कि वो मेन चुनाव में नहीं देंगे। सर टेम्परेरी है, पर सर ग्राहक का पता थोड़ी नहीं होता है, अगर एक बार भी दूसरी दुकान पे गया तो क्या पता लौट के ना आए। अच्छा सर, जगर कुंदरकी में एक ट्रायल बेसिस पे सही, टेम्परेरी बेसिस पे ही एक बार कर दिया, कहीं एक बार और भी ट्राई करके देख लिया तो एक प्रोबेबिलिटी एक छोटी सी तो है ना सर इस चीज को लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा सर कि मुसलमानों की एटीट्यूड में कोई परिवर्तन है बीजेपी के प्रति। सर यू कैन नेवर बी श्योर। अच्छा अखिलेश इस बात को लेके बहुत आशंकित है। वो तो राहुल गांधी को लेके सबसे ज्यादा आशंकित है कि राहुल गांधी हाँ, क्या करेंगे उनके साथ। नहीं राहुल गांधी क्या करेंगे, और राहुल गांधी में सबसे बड़ी उनको दिक्कत है कि मुस्लिम वोट बैंक कहीं उनकी तरफ न झुक जाए। वो मुस्लिम वोट बैंक को लेके आशंकित है। इसलिए यू कैन नेवर बी श्योर कि अगले चुनाव में भी मुस्लिम वोट बैंक अखिलेश को ही वोट देगा, ऐसा अभी तक मुझे नहीं लगता। कि कुछ न कुछ इस बार मुस्लिम वोट बैंक में बड़ा उलटफेर होगा। जी, तो अगर होगा तो आपको अभी जो लग रहा है, जैसे बिहार में देख रहे हैं कि साहब की बिहार में अभी तक इनका फाइनल हो नहीं पाया है, बल्कि प्रीलिमिनरी बातचीत भी नहीं हो पाई है इंडी अलायंस के घटकों में, जबकि बीजेपी का लगभग फाइनल हो गया है। अब 1-2 दिन में वहाँ पर चुनाव की घोषणा भी हो जाएगी। और जो इश्यूज हैं वहाँ पे, उसमें नीतीश कुमार के अतिरिक्त यदि भाजपा ने वहाँ पर अपना संगठन अच्छी तरह से खड़ा हुआ किया होता और कोई अच्छा लीडर बन पाया होता,
अब भाजपा के लिए तो कोई लीडर वहां है ही नहीं, तो नीतीश कुमार ले दे के उनकी मजबूरी बन जाते। लेकिन अभी तक राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे कर रखी। यही कुछ ये बाद में यूपी में भी करेंगे। सर देखिए, बिहार में मुस्लिम वोट का 3 जगह बंटना तय है, मिनिमम 3 जगह। अगर तेजस्वी और राहुल एक साथ चुनाव लड़े तो भी 3 जगह। एमिम जो है, ऐसा बताया जा रहा है कि 100 के आसपास कैंडिडेट खड़ा करना चाहती है, और 40 मुस्लिम कैंडिडेट पीके देने जा रहे हैं। उन्होंने लालू को ऑफर दिया था कि अगर आप जहां हम मुस्लिम देंगे वहां मत दीजिए, तो जहां आप देंगे वहां हम नहीं देंगे। पर लालू ने इस शर्त को नहीं माना पीके की। तो पीके 40 मुस्लिम बहुल एरियाज में पीके 40 मुसलमानों को टिकट देने जा रहे हैं, ओवैसी भी देने जा रहे हैं, और भाई राजद तो देगी ही। और सर एक बहुत बड़ा शिफ्ट, जो बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, वो ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लगते हुए, बनारस से लगते हुए जो 6 जिले हैं, मगध और वो शाहबाद जो मंडल है, उसमें पवन कुमार का जो आना, और उनका रालोसपा वाले उपेंद्र कुशवाहा से जो पैचअप है, उसने एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट किया है, और एनडीए की हालत काफी बेहतर हुई है उस एरिया में, क्योंकि यही वो एरिया था जहां सबसे ज्यादा सीटें जीती थी पिछले 2020 के चुनाव में तेजस्वी और कांग्रेस ने। तो सर और यहीं पे 2024 में झटका लगा था। हाँ, और 2024 में भी इसी बेल्ट में 7 सीट शायद, कांग्रेस और राजद मिला के 7 लोकसभा सीट जीते थे। हाँ हाँ, 10 में से 7 निकाले गए जी। तो इस एरिया में इस बार एनडीए इज गोइंग टू डू वेरी वेल। इस एरिया में तो मैं भी घूम के आया था, तो मैंने भी बताया था। और इस एरिया में बहुत बड़ा डेंट उसने, चिराग ने भी डाला था, चिराग पासवान ने। तो वो दोनों कमियां पूरी कर दी हैं इस बार एनडीए ने। तो सर एनडीए का जो पोल मैनेजमेंट है ना, वो बहुत अच्छा है सर, जो मैनेजमेंट है। और दूसरी बात है सर, कांग्रेस भी बहुत ज्यादा कीन नहीं है तेजस्वी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने में। उसको पता है कि यदि इस बार हमने देखिए, कांग्रेस को एक बात, राहुल गांधी को एक बात बहुत अच्छी तरह पता है कि एनडीए बहुत बड़ी विजय की ओर बढ़ रही है बिहार में। ये बात राहुल को पता है। तो उन्होंने कहा कि यार हमारा क्या जाएगा, पर यदि हम इस चुनाव में तेजस्वी को पूरी तरह फिनिश कर देते हैं, और आगे आने वाले दिनों में अगले 229 में अगर मुस्लिम हमारी तरफ आ जाता है बिहार में भी और यूपी में भी, तो 220 सर अखिलेश और तेजस्वी को निपटा के राहुल 2029 की तैयारी करेंगे। इसमें जो सबसे बड़ा की फैक्टर है वो मुस्लिम वोट है, दोनों स्टेट, यूपी एंड बिहार। तो सर ये जो आई लव मोहम्मद वाली टोल किट है ना, ये यूपी को भी पूरे, मैं बता रहा हूं आपको, 2027 और 2029 तक ये आजम खान, तौकीर रजा, आपका ये मुख्तार अंसारी की मृत्यु, अतीक अहमद के पूरे परिवार का सफाया, सर ये फैक्टर्स हैं जो कि मुसलमानों को प्रभावित करेंगे अगले 3-4 सालों के चुनाव में। जी। तो इसको आप समअप करना चाहेंगे तो क्या कहेंगे पूरी तो स्थिति समअप को, ये करना चाहेंगे कि बरेली के योगी, हवाले से? सर योगी जी हैज प्लेड हिज कार्ड वेरी वेल। सर योगी जी का जो मैनेजमेंट है ना उत्तर प्रदेश में, उन्होंने सर राहुल की और अखिलेश की राजनीति को पूरी तरह फेल कर दिया, और योगी का कोई मुकाबला नहीं।
इसलिए योगी, आपने पूछा था, आपने एक सवाल पूछा था कि आज की तारीख में योगी, सर आज की तारीख में अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव हो जाएंगे तो बीजेपी 300 प्लस सीटें लेके आएगी। तो आइए फिर आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा रामदास जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव।